Hello everyone, welcome to the Learning Platter CS and today is your quiz day and the topic for this quiz is C++. Alright, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 70 के आसपास क्वेश्चंस इस वीडियो में जिन्हें आपको अटेम्प्ट करना है विदाउट सॉल्यूशन को देखे। ठीक है, सॉल्यूशन को देखे बिना उससे पहले ही आप वीडियो को पॉज कर लेंगे जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा और उसे आप अटेम्प्ट करके करेक्ट आंसर को चूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप अपना आंसर चूज कर लेंगे फिर आप देखिए करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, इसी तरह से आप सभी क्वेश्चंस को करेंगे और चेक करिए कि आपका स्कोर कितना आया है और उसे कमेंट सेक्शन में शेयर भी ज़रूर करिए। ठीक है, अगर आपका स्कोर आ जाता है 60+ सो दैट इज़ ग्रेट, अदरवाइज डोंट पैनिक। आप पैनिक नहीं करेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे मोटिव क्या है कि जो भी हमने टॉपिक कवर किया है उसके MCQs करके हम उस टॉपिक को एक बेटर वे में अंडरस्टैंड करें। ठीक है, लेकिन आप करेंगे उस तरह से जिस तरह से एग्जाम में करते हैं अपना। अगर आपको आंसर आता है तो दैट्स गुड, अदरवाइज आप शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ऑप्शंस को शॉर्ट लिस्ट करेंगे जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है उसे क्रॉस करके जो आपको लगता है कि हाँ जिसके ज़्यादा चांसेस लगते हैं उस ऑप्शन को आप चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना क्विज। ऑल द बेस्ट। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से एंड द क्वेश्चन इज द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल टेम्प ऑफ टाइप फ्लोट इज एंड द ऑप्शन आर स्टार टेम्प, एम्परसेंट टेम्प, फ्लोट एम्परसेंट टेम्प एंड फ्लोट टेम्प एम्परसेंट। Yes, what is the correct option according to you? Okay, so let us check whether it is right or wrong. And the correct option is ampersand temp. ठीक है, तो कभी भी हमें वेरिएबल का एड्रेस लेना है तो वी नीड टू जस्ट राइट एम्परसेंट टेम्प। कभी भी हम फ्लोट का यूज़ नहीं करते, कभी भी डेटा टाइप का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम डिक्लेयर करते हैं उस टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ती है लाइक फ्लोट स्टार टेम्प, लेकिन जब भी हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस यूज़ करते हैं तो दैट मीन्स एम्परसेंट वेरिएबल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? कैट सिंबल, एक एरे है हमारे पास जिसमें वैल्यूज हैं ABC। फॉर, एक लूप ले रहे हैं, इंट इंडेक्स इज इक्वल टू 0, इंडेक्स लेस देन 3, इंडेक्स प्लस प्लस, सी आउट सिंबल इंडेक्स। ठीक है, तो ये आपका लूप 0 से लेकर लेस देन 3 मीन्स 2 तक चलेगा, 0 1 2, और जो भी वैल्यूज हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। तो आपके पास ऑप्शन है A स्पेस B स्पेस C, डबल कोट्स में ABC, सिंगल कोट में ABC एंड विदाउट एनी फॉर्मेटिंग ABC। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा थर्ड वन, दैट इज ABC। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं लेता है, सिंपली जो भी हमारे इसमें स्टोर हैं अल्फ़ाबेट्स या कैरेक्टर्स वो आपके क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा विदाउट एनी स्पेस। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू इन अ प्रोटेक्टेड डेरिवेशन ऑफ अ डेराइव्ड क्लास फ्रॉम अ बेस क्लास। प्रोटेक्टेड डेरिवेशन में कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? प्राइवेट मेंबर्स ऑफ अ बेस क्लास बिकम्स प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ डेराइव्ड क्लास। प्राइवेट मेंबर्स जो हैं बेस क्लास के वो प्रोटेक्टेड बन जाएंगे डेराइव्ड क्लास में। ठीक है, ये नहीं है पॉसिबल। प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ बेस क्लास बिकम पब्लिक मेंबर्स ऑफ द डेराइव्ड क्लास। प्रोटेक्टेड मेंबर्स कभी भी पब्लिक नहीं होते, कभी भी अपग्रेडेशन नहीं होती है। ठीक है ना, जो भी विजिबिलिटी मोड रहता है, ये भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट वी हैव पब्लिक मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास बिकम प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द डेराइव्ड क्लास। जब भी हम प्रोटेक्टेड डेरिवेशन है रहेगी हमारी तो पब्लिक मेंबर्स भी क्या बन जाएंगे, प्रोटेक्टेड मेंबर्स बन जाएंगे। ये करेक्ट है आपका। दिस प्रोटेक्टेड डेरिवेशन डज नॉट अफेक्ट प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द डेराइव्ड क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड डेरिवेशन की बात कर रहे हैं हम, तो प्रोटेक्टेड डेरिवेशन का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। तो इसका जो रेलेवेंट जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट वी हैव द कीवर्ड फ्रेंड डज नॉट अपीयर इन the class allowing access to another class, the class desiring access to another class, the private section of a class, the public section of a class. And the correct option is C. And the correct option is the private section of a class. तो friend जो keyword होता है वो कभी भी आपका private section में exist नहीं करेगा, public section में exist कर सकता है। जो class allow कर रही है किसी और class को अपने members को access करने के लिए उस क्लास में एग्जिस्ट कर सकता है, और जो क्लास चाह रही है किसी और क्लास के मेंबर्स को यूज करना तो उस क्लास में हो सकता है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। प्राइवेट सेक्शन ऑफ अ क्लास इज नॉट करेक्ट। इफ अ क्लास C is derived from a class B
विच इज डिराइव फ्रॉम क्लास ए. सी डिराइव हो रही है बी से, और जो फर्दर बी कहाँ से हुई थी, ए से. ऑल थ्रू पब्लिक इनहेरिटेंस, सभी पब्लिक विजिबिलिटी मोड के थ्रू हुए हैं. देन अ क्लास सी मेंबर फंक्शंस कैन एक्सेस. तो क्लास सी के जो मेंबर फंक्शंस हैं वो क्या एक्सेस कर पाएंगे? प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक मेंबर्स ओनली इन सी एंड बी. जो सी और बी के प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स हैं सिर्फ उसे नहीं, ए को भी एक्सेस कर सकती है. प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक डाटा ओनली इन सी, जो सिर्फ सी के प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक मेंबर्स हैं उन्हें नहीं, ये भी गलत है. प्राइवेट डाटा इन ए एंड बी, जो प्राइवेट डाटा है ए और बी का उसे एक्सेस कर सकती है, नॉट एट ऑल. प्रोटेक्टेड मेंबर्स इन ए एंड बी, जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं ए और बी के उन्हें एक्सेस कर सकती है सी क्लास. यस, सो दिस इज करेक्ट. डी ऑप्शन इज करेक्ट वन. नेक्स्ट वी हैव द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग न्यू क्लासेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन इज कॉल्ड, and that is inheritance. If the variable count exceeds 100, a single statement that prints too many is. So if count less than 100, see out too many. If count greater than 100, see out too many. If count greater than 100, see out too many. None of these. And the correct option is third one. ठीक है, यहाँ पे आपने लेस देन ही ले लिया, जबकि एक्सीड है हमारे पास, और सी आउट के साथ हमारा कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? इंसर्शन ऑपरेटर, नॉट द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर. ये आपने ध्यान रखना है. यूजुअली अ प्योर वर्चुअल फंक्शन हैज कंप्लीट फंक्शन बॉडी, विल बी कॉल्ड ओनली टू डिलीट एन ऑब्जेक्ट, इज डिफाइंड ओनली इन डिराइव्ड क्लास. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज प्योर वर्चुअल फंक्शन हमेशा डिराइव्ड क्लास में क्या होता है? डिफाइन होता है. कभी भी बेस क्लास में उसे डिफाइन नहीं किया जाता, सिर्फ उसको डिक्लेयर किया जाता है. नेक्स्ट वी हैव टू परफॉर्म स्ट्रीम आईओ इनपुट आउटपुट विद डिस्क फाइल्स इन C++. यू शुड ओपन एंड क्लोज फाइल्स एज इन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस. यूज क्लासेस डिराइव्ड फ्रॉम आईओस and use C language library functions to read and write data. Include the iostream.h header file. And the correct option is B. For that, you have to use classes derived from IOS. In C++, the range of signed integer type variable is. So this is signed 0 to 2 raised to power 16, minus 2 raised to power 15 to 2 raised to power 15 minus 1, minus 2 raised to power 7 to 2 raised to power 7 minus 1, and 0 to 2 raised to power 8. ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक जो बिट है वो किसके लिए यूज हो गया? साइन के लिए यूज हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे वैसे तो कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करते हैं. लेटेस्ट वर्जन में कितने बिट सपोर्ट कर रहा है, वो 32 बिट्स ले रहे हैं या 16 बिट्स ले रहे हैं, अकॉर्डिंगली ही हमारा क्या होता है, रेंज स्पेसिफाइड होती है. तो लेकिन यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं 16 बिट. तो 16 बिट के केस में आपके पास क्या हो जाएगी रेंज? to power 15 to 2 raised to power 15 minus 1. Next we have, if x is equals to 5 and y is equals to 2, then x bitwise XOR operator y equals. ये आपका कौन सा ऑपरेटर है? बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर. तो आप 5 की वैल्यू लिख लेंगे, 8 बिट में ये वर्क करेगा. ठीक है, तो 5 की वैल्यू क्या आएगी? 0 0 0 0 0 1 0 1, और 2 की आपकी क्या हो जाएगी? 0 1 0. तो आपका एक्सॉर जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? जहाँ पे भी अगर सिंगल 1 होगा तो 1 आ जाएगा, और नंबर ऑफ 1s होने पे एक्सॉर ऑपरेटर आपको क्या रिटर्न करता है? 1. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तीनों में ही 1 1 1 एक एक ही है. ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया? 1 1 1. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज 0 0 0 0 0 1 1 1. नेक्स्ट वी हैव, इफ एन एरे इज डिक्लेयर्ड एज int A4 3 0 1 2, then values assigned to A0 and A4 will be, and the options are 3 2 0 2 3 0 and 0 4. देखिए, सबसे पहले A0 को देखेंगे तो A0 को क्या जा रही है आपकी वैल्यू? 3. तो ये तो आपके रिजेक्ट हो गए दोनों ही ऑप्शंस. 3 2 या 3 0 में से अब आपने देखना है कौन सी वैल्यू है. अब देखिए A4 हमने देखा है हमेशा कि जो एरेज होते हैं उसमें लास्ट वैल्यू क्या होती है? नल वैल्यू. ठीक है, नल कैरेक्टर होता है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. सो द करेक्ट ऑप्शन इज C, दैट इज 3 0. Mechanism of deriving a class from another derived class is known as. क्लास को कर रहे हैं हम derive किसी और derived class से, so that is multi-level inheritance. Runtime polymorphism is achieved by friend function, virtual function, operator overloading या function overloading. And the correct option is virtual function. रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हमें अचीव करते हैं वर्चुअल फंक्शन से,
और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आपका अचीव होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग प्लस फंक्शन ओवरलोडिंग से. A function call mechanism that passes arguments to a function by passing a copy of the values of the arguments. जिसमें हम कॉपीज किसकी पास कर रहे हैं, वैल्यूज की. ठीक है, सो दैट इज कॉल बाय नेम, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय वैल्यू रिजल्ट. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू. जिसमें एड्रेसेस पास करेंगे दैट इज कॉल बाय रेफरेंस सी की टर्म्स में, और रेफरेंस C++ में आपका क्या हो जाता है, जिसमें हम एलायस नेम्स क्रिएट करते हैं. Next we have in C++ dynamic memory allocation is accomplished with the operator new, this, malloc या delete. Dynamic memory allocation. So with the help of new. Correct answer is new. If we create a file by if stream, then the default mode of the file is ios out, ios in, ios app, ios binary. So the default mode is in, ios in. A variable defined within a block is visible from the point of definition onward in the program, from the point of definition onward in the function, from the point of definition onward in the block, throughout the function. एक वेरिएबल आपने ब्लॉक में अगर डिफाइन की है तो वो कहाँ कहाँ विजिबल होगा. सो वो कहाँ विजिबल होगा, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डेफिनेशन ऑनवर्ड इन द ब्लॉक. सिर्फ उसी ब्लॉक में विजिबल होगा जहाँ उसे डिफाइन या डिक्लेयर और डिफाइन किया गया है. ठीक है, अकॉर्डिंगली. The break statement causes an exit from the innermost loop only from the innermost switch, from all loops and switches, from the innermost loop or switch. And the correct answer is from the innermost loop and switch. ठीक है ना, लूप या स्विच में से क्या करेगा, एग्जिट करेगा. लूप में भी वर्क करता है और स्विच में भी करता है, इसलिए ए बी नहीं आपके करेक्ट होंगे. तो क्या करेक्ट होगा, डी ऑप्शन. Next we have which of the following cannot be legitimately passed to a function? A constant, variable, structure and header file. तो इनमें से हम कौन सी चीज़ फंक्शंस को पास नहीं कर सकते हैं? कांस्टेंट हम पास कर सकते हैं, वेरिएबल पास कर सकते हैं, स्ट्रक्चर हम पास कर सकते हैं, बट हेडर फाइल हम पास नहीं कर सकते. सो द करेक्ट ऑप्शन इज हेडर फाइल. Next we have a property which is not true for classes is that they are removed from memory when not in use, permit data to be hidden from other classes, bring together all aspects of an entity in one place, can closely model objects in the real world. And the correct option is C, that is bring together all aspect of entity in one place. ये correct नहीं है classes के केस में. classes को remove कर दिया जाता है memory से जब वो use में नहीं होती हैं, और permit करती हैं वो hide करना डाटा को, और क्लोजली वो क्या करते हैं, मॉडल करती हैं ऑब्जेक्ट्स जो रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग. ठीक है, और यहाँ पे आपका जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ब्रिंग टुगेदर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एन एंटिटी इन वन प्लेस. ऐसा नहीं है, इनहेरिटेंस का ही कॉन्सेप्ट देखें हम तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं पे भी इनहेरिट कर रहे हैं, किसी भी फीचर्स को इनहेरिट कर पा रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव यू कैन रीड इनपुट दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट यूजिंग normal cout combination, C in get function with one argument, C in get function with two arguments, and C in get function dot get function with three arguments. And the correct option is second, that is C in get function with two arguments. If you wanted to sort many large objects or structures, it would be most efficient to place them in an array and sort the array, place pointers to them in an array and sort the array, place them in linked list and sort the linked list, place references to them in an array and sort the array. And the correct option is place them in a linked list and sort the linked list. Next we have a friend function to a class C cannot access. कोई भी अगर friend function है class C में तो वो क्या नहीं access कर पाएगा, प्राइवेट डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस वो कर पाएगा, पब्लिक डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस कर पाएगा, प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस भी कर पाएगा. लेकिन जो डेटा मेंबर्स हैं डिराइव्ड क्लास के, कोई भी सी क्लास से डिराइव हुई है क्लास, उसके डेटा मेंबर्स नहीं एक्सेस कर पाएगा फ्रेंड फंक्शन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट वी हैव द ऑपरेटर दैट कैन नॉट बी ओवरलोडेड इज. सो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस एंड द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इज द ऑपरेटर विच कैन नॉट बी ओवरलोडेड. ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट हमने देखी थी PYQs में भी कौन कौन से ऑपरेटर्स ओवरलोड नहीं हो सकते हैं.
Next we have a struct is the same as a class except that there are no member functions. All members are public, cannot be used in inheritance hierarchy. It does not have a this pointer. तो स्ट्रक्चर और जो क्लास है वो सेम है एक्सेप्ट इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो उन दोनों में डिफरेंट है. ठीक है, वो आपने चूज करना है. एंड द करेक्ट वन इज सी, दैट इज structures cannot be used in inheritance hierarchy. Next we have additional information sent when an exception is thrown may be placed in the throw keyword, the function that caused the array, the catch block, an object of the exception class. And the correct answer is catch block. Catch block में आप वो additional information send कर सकते हैं. Use of virtual functions implies overloading, overriding, static binding और dynamic binding. So virtual functions अगर हमारे प्रोग्राम में है, virtual functions अगर क्लास में है, so that shows dynamic binding. Next we have this pointer implicitly points to an object, can be explicitly used in a class, can be used to return an object, all of the above. So the correct answer for this is all of the above. This pointer implicitly points to an object, can be explicitly used in the class and can be used to return an object. So all these statements are true for this pointer. ठीक है, और दिस पॉइंटर इम्प्लिसिटली तो होता ही होता है, एक्सप्लिसिटली भी हम उसे यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव विद इन अ स्विच स्टेटमेंट कंटिन्यू कैन बी यूज्ड बट ब्रेक कैन नॉट बी यूज्ड. कंटिन्यू कैन नॉट बी यूज्ड बट ब्रेक कैन बी यूज्ड. स्विच स्टेटमेंट में both continue and break can be used. Neither continue nor break can be used. Yes, so the correct answer is continue cannot be used but break can be used. Switch statement में हम continue use नहीं कर सकते. It is possible to declare as a friend, a member function, a global function, a class, all of the above. तो हम फ्रेंड किस किस को डिक्लेयर कर सकते हैं? मेंबर फंक्शन को भी कर सकते हैं, ग्लोबल फंक्शन को भी कर सकते हैं, क्लास को भी फ्रेंड डिक्लेयर कर सकते हैं. पूरी की पूरी क्लास ही किसी और क्लास की फ्रेंड बन जाती है. और ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है, तो इसमें आपकी करेक्ट ऑप्शन रहेगी ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट वी हैव डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर रिजर्व्स मेमोरी स्पेस फॉर द ऑब्जेक्ट, फॉर द पॉइंटर, बोथ द ऑब्जेक्ट एंड द पॉइंटर एंड नन ऑफ दीज. सो अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं पॉइंटर तो वो क्या करेगा? सिर्फ पॉइंटर के लिए मेमोरी को रिजर्व करेगा, ऑब्जेक्ट के लिए नहीं करेगा. ठीक है, ऑब्जेक्ट जब डिक्लेयर होगा तब ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी रिजर्व होगी. फॉर एंड देन वी हैव 2 सेमीकोलन्स ओनली, नो स्टेटमेंट इन बिटवीन. मीन्स द टेस्ट विच इज डन यूजिंग सम एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ट्रू, इज नॉट वैलिड, विल लूप फॉर एवर, शुड बी रिटन एज फॉर. सो इट मीन्स this loop will be executed forever. ठीक है, यह इनफाइनाइट लूप क्या होगा? चलता चला जाएगा, क्योंकि इसमें टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं है, स्टार्टिंग कंडीशन नहीं है, टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं है, तो ये इनफाइनाइट लूप आपका चलता चला जाएगा. द ऑपरेटर, दिस इंसर्शन ऑपरेटर व्हेन ओवरलोडेड इन अ क्लास must be a member function, must be a non-member function, can be both A and B and cannot be overloaded. So this operator can be overloaded. ये लिस्ट में नहीं है, आप एक बार लिस्ट देखिए. ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा. Identify the operator that is not used with pointers, and here we have 4 operators and the correct option is 4th one. बाकी तीनों ऑपरेटर्स हमारे पॉइंटर्स के साथ यूज होते हैं. नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कैरेक्टर स्टार PTR, PTR इज इक्वल्स टू हेलो, सी आउट स्टार PTR. तो क्या प्रिंट होगा? फर्स्ट लेटर, एंटायर स्ट्रिंग, सिंटेक्स एरर रहेगा या लास्ट लेटर. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है? स्टार PTR हमने क्या लिया? एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है जो किससे पॉइंट आउट करे? एक एड्रेस को, जिसमें किस तरह की वैल्यू है? कैरेक्टर वैल्यू. ठीक है, तो PTR में आपके पास क्या होगा? कोई भी एड्रेस होगा. सपोज दैट इज 200 एड्रेस है. अब PTR में हमने क्या डाला है? हेलो डाला है. ठीक है, तो 200 एड्रेस पे आपके पास क्या आएगा? H. फिर 201 एड्रेस पे आपके पास क्या आ जाएगा? E. एंड देन 202 एड्रेस पे L. आफ्टर दैट 203 एड्रेस पे दोबारा L और 204 पे आपके पास क्या आ जाएगा? O आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से आपका मेमोरी में स्टोर हो जाएगा हेलो.
अब हम क्या करें, सी आउट के थ्रू स्टार पीटीआर ले रहे हैं, ठीक है। तो जब हम स्टार पीटीआर लेंगे तो स्टार पीटीआर में क्या वैल्यू है, एच वैल्यू है, तो आपका क्या प्रिंट होगा, फर्स्ट लेटर प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हो जाएगा, फर्स्ट लेटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। इन विच केस इज इट मैंडेटरी टू प्रोवाइड अ डिस्ट्रक्टर इन अ क्लास? कौन सी केस में जरूरी है डिस्ट्रक्टर देना क्लास में? ऑलमोस्ट इन एवरी क्लास, class for which two or more than two objects will be created, class for which copy constructor is defined, class whose objects will be created dynamically. So the correct answer is D, that is classes whose object will be created dynamically. जब भी dynamically हम object create करते हैं with the help of like a new operator, तो हमें delete को भी use करना ज़रूरी है, ठीक है। It means destructor को use करना ज़रूरी है जिसके थ्रू हमारे जो objects हैं वो delete हो जाएं। So the members of a class by default are public, protected, private या mandatory to specify? By default they are private. Given a class book named book, which of the following is not a valid constructor? So here we have book, after that book, in as argument we have book B, book, and then book ampersand B, book character star author, character star title. So the correct answer is B, that is this is not the valid type of constructor, ठीक है। इस तरह ये क्या हो गया, आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कुछ भी नहीं हमने पास किया, ये आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर है और ये आपका टाइप हो गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का। इस तरह से हम नहीं भेज सकते। जब भी हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं तो उसमें हमेशा रेफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। हमेशा हम एज अ रेफरेंस वेरिएबल ही उसे रिसीव करते हैं, ठीक है। तो अगर पास करेंगे तो सिर्फ बी लिखेंगे और अगर रिसीव करेंगे तो ऑब्वियसली हम इस तरह से लिखेंगे, तो कंस्ट्रक्टर का ये टाइप नहीं रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड अबाउट ऑपरेटर ओवरलोडिंग? ओनली एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड। इसमें से आपने जो वैलिड नहीं है वो बताना है। तो जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स हैं उन्हें ही हम ओवरलोड कर सकते हैं। ओवरलोडेड ऑपरेटर मस्ट हैव एटलीस्ट वन ऑपरेंड ऑफ इट्स क्लास टाइप। एक ऑपरेंड हमेशा क्लास टाइप का होना चाहिए। द ओवरलोडेड ऑपरेटर्स फॉलो द सिंटेक्स रूल ऑफ द ओरिजिनल ऑपरेटर, ठीक है। तो जो भी ऑपरेटर है, जैसे हम अगर प्लस को ओवरलोड कर रहे हैं, अगर हम 4+2 कराते हैं या हम उनके थ्रू ऑब्जेक्ट्स को ऐड करा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है अपने, लेकिन जो उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी है उसको क्या करता है, रिटेन करके रखता है। हम ऐसा नहीं है कि उसको जो बेसिक फंक्शनैलिटी है उसी को चेंज कर देंगे, नहीं, ठीक है। नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इनमें से क्या है, तीनों ही चीज़ें क्या हैं, वैलिड हैं। नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव एक्सेप्शन हैंडलिंग इज टारगेटेड एट रन टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर, लॉजिकल एरर या ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज रन टाइम एरर। एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमारे पास कौन सी एरर्स, किस तरह की एरर्स को हैंडल किया जाता है, रन टाइम एरर्स को। अ पॉइंटर टू द बेस क्लास कैन होल्ड एड्रेस ऑफ only base class object, only derived class object, base class as well as derived class object, none of the above। अगर हमने पॉइंटर बनाया है बेस क्लास का तो वो किस तरह किस के एड्रेसेस को होल्ड कर सकता है, तो वो बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के भी एड्रेसेस को होल्ड कर सकता है और साथ के साथ जो भी क्लासेस उससे डिराइव हुई हैं उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को भी होल्ड कर सकता है एड्रेस, ठीक है, अगर पॉइंटर आपने डिक्लेयर किया बेस क्लास का। Next we have function templates can accept any type of parameters, only one parameter, only parameters of the basic type, only parameters of the derived type. So function templates can accept only parameters of the basic type. ठीक है, derived type के नहीं कर पाते हैं, सिर्फ basic type के ही parameters को accept करते हैं। How many constructors can a class have? 0, 1, 2, any number. So any number of constructors can be there in any class. So the correct option is any number. Constructors आपके कितने भी हो सकते हैं। Next we have the new operator returns a pointer to a variable, creates a variable called new, obtains memory for a new variable, tells how much memory is available। ठीक है, तो ये new operator क्या करता है? So new operator क्या करता है, मेमोरी ऑब्टेन करता है न्यू वेरिएबल के लिए, एक नए वेरिएबल के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि न्यू उसका नाम है, यहाँ पे एक वेरिएबल कॉल्ड न्यू नहीं आएगा, यहाँ पे क्या है, ऑब्टेन करता है मेमोरी किसी नए वेरिएबल के लिए, ठीक है। पॉइंटर नहीं रिटर्न करता, वो ये नहीं बताता कितनी मेमोरी अवेलेबल है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट वी हैव नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लाइक इंट
x is equals to 22, y is equals to 15, and here we have ternary operator. So x is equals to x greater than y. If x is greater than y, here if it is true, this statement will be executed, otherwise this will be executed. So x is greater than y, yes, it is true. So x plus y, so that means 22 plus 15, that is 37. So 37 will be assigned to x. So the value of x will be 37. So the correct answer is 37. Next we have a template class is designed to be stored in different containers, work with different data types, generate objects which must be identical, generates classes with different numbers of member functions. So the correct answer is works with different data types. ठीक है, different data types के साथ एक template class work करती है. उसमें हमें ये नहीं है कि integer के लिए float के लिए अलग अलग बनाने पड़ेंगे जो भी member functions हैं. ठीक है, तो वो क्या करेगी, सभी के साथ सब एक हमने template की तरह उसे बना लिया, तो उसे किसी भी data type के लिए हम use कर सकते हैं. Next we have which of the following is the valid class declaration header for the derived class D with the base classes B1 and B2. इनमें से कौन सा वैलिड है जब भी हम डिक्लेयर कर रहे हैं डिराइव्ड क्लास डी. ठीक है, तो देखिए क्लास डी पब्लिक B1 पब्लिक B2, क्लास डी क्लास B1 क्लास B2, डी पब्लिक B1 B2, क्लास डी B1 B2. सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज क्लास डी एंड देन कॉलन पब्लिक B1 कॉमा पब्लिक B2. ठीक है, तो जो भी मोर अप्रोप्रिएट है आपको उसे चूज करना है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम और तरह से नहीं कर सकते, इस तरह से अगर हम कर रहे हैं तो आपका हो सकता है प्राइवेट. A library function exit causes an exit from the loop in which it occurs, the block in which it occurs, the function in which it occurs, the program in which it occurs. So the correct answer is D, that is the program in which it occurs. तो एग्जिट फंक्शन आपका कहाँ से एग्जिट कर देगा, जिस भी प्रोग्राम में आप वर्क करें वहाँ से एग्जिट हो जाएगा. ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ लूप से, फंक्शन से या ब्लॉक से. Next we have an array element is accessed using a FIFO approach, an index number, the operator, a member name. So the correct answer is B, that is an index number. If there is a pointer P to object of base class, P pointer है base class का और उसमें अभी फिलहाल एड्रेस किसका है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ डिराइव्ड क्लास, और दोनों ही क्लासेस में क्या है, वर्चुअल मेंबर फंक्शन है, किस नाम से, ABC. अब पॉइंटर की हेल्प से अगर हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, बेस क्लास का कॉल होगा, डिराइव क्लास का कॉल होगा, या कंपाइल टाइम एरर आएगा, या रन टाइम एरर आएगा. ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, डिराइव क्लास का. ठीक है, तो जब अगर हमने बेस क्लास का पॉइंटर बनाया और वर्चुअल मेंबर फंक्शंस हैं, ठीक है, वर्चुअल अगर मेंबर फंक्शन है तो हम इसीलिए उन्हें बना रहे हैं वर्चुअल, ताकि अगर पॉइंटर जो बेस क्लास का है तो उसमें अगर हम डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस डाल रहे हैं तो किस तरह का फंक्शन कॉल हो, डिराइव क्लास का फंक्शन कॉल हो. ठीक है, यही हमारी फंक्शनैलिटी होती है वर्चुअल फंक्शंस की. अ प्योर वर्चुअल फंक्शन इज अ वर्चुअल फंक्शन दैट हैज़ नो बॉडी, returns nothing, is used in base class both A and C. So virtual functions don't have any body and they are used in base class. ठीक है, virtual functions को हम कहाँ डिक्लेयर करते हैं, बेस क्लास में करते हैं. उनकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, प्योर वर्चुअल फंक्शंस की कोई डेफिनेशन नहीं होती, उनको डिफाइन किया जाता है डिराइव क्लासेस में. ठीक है, तो उनकी कोई बॉडी नहीं है और बेस क्लास में उन्हें यूज़ किया जाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज A and C. Next we have a static function should be called when an object is destroyed, is closely connected with an individual object of a class, can be called using the class name and function name, is used when a dummy object must be created. तो इसमें से आपका क्या करेक्ट ऑप्शन है, स्टैटिक फंक्शंस वो होते हैं जिन्हें हम क्लास नेम और फंक्शन नेम की हेल्प से क्या करते हैं, कॉल करते हैं, क्योंकि वो हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल नहीं होते हैं. क्योंकि we can output text to an object of class OStream using this operator because OStream जो class है वो extreme है, या insertion operator work करता है सभी classes के साथ. We are actually outputting to cout. The insertion operator is overloaded in OStream. So the correct answer is D because the insertion operator जो है वो overload किया गया है OStream में इसी वजह से, और OStream का object होता है cout, इस वजह से हम उसे यूज़ कर पाते हैं आउटपुट करने के जो भी टेक्स्ट है उसे डिस्प्ले कराने के. नेक्स्ट वी हैव द स्टेटमेंट F1 डॉट राइट एंड हेयर वी हैव टू पैरामीटर्स, कैरेक्टर स्टार
यहाँ पे आप टाइप कास्ट करें, देन एम्परसेंट ऑब्जेक्ट 1 साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 1। तो ये क्या करेगा, ठीक है, राइट द मेंबर फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट 1 टू obj1 to f1, writes the data in obj1 to f1, writes the member function and data of obj1 to f1, writes the address of obj1 to f1, and the correct answer is writes the data in obj1 to f1। जो भी डेटा होगा आपका obj1 में वो कहाँ कर राइट कर देगा, f1 में। Next we have to convert from a user defined class to a basic type. You would most likely use a built-in conversion function, a one argument constructor, a conversion function that is member of a class, and overloaded equal to operator। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जब भी यूज़र डिफाइंड से हमने बेसिक टाइप में जाना है, ठीक है, बेसिक टाइप से यूज़र डिफाइंड में भी जाते हैं, ठीक है, तो अलग अलग इनके रूल्स हैं। तो यूज़र डिफाइंड से जब आप बेसिक में जा रहे हैं तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, कन्वर्जन फंक्शन दैट इज अ मेंबर ऑफ द क्लास। Which of the following is not the characteristic of constructor? They should be declared in the public section. They don't have return type. They cannot be inherited. They can be virtual. तो इसमें से आपका जो करेक्टरिस्टिक कंस्ट्रक्टर्स का नहीं है वो कौन सा है, सी, दैट मीन्स दे कैनॉट बी वर्चुअल। जो आपके कंस्ट्रक्टर्स होते हैं उन्हें हम पब्लिक सेक्शन में डिफाइन करते हैं और उनका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता और उन्हें इनहेरिट नहीं किया जा सकता। कंस्ट्रक्टर्स को कभी भी इनहेरिट नहीं किया जाता। अगर डिस्ट्रक्टर को अपना कंस्ट्रक्टर लेना है तो अलग से डिफाइन करना पड़ता है, वो उसे इनहेरिट नहीं कर सकता बेस क्लास से। एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज दे कैन बी वर्चुअल, सो कंस्ट्रक्टर्स कैन नॉट बी वर्चुअल। नेक्स्ट वी हैव अ क्लास डिफाइंड विद इन अनदर क्लास इज nested class, inheritance, containership, encapsulation. So the correct answer is nested class. Next we have what will be the values of x, m and n after the execution of the following statements. So here we have three variables x, m and n. The value of m is 10, the value of n is 15. Then we have increment operators. So this is x is equals to plus plus m प्लस एन प्लस प्लस। तो यहाँ पे देखिए प्लस प्लस एन है, तो जब भी हम x की वैल्यू कंप्यूट करेंगे तो यहाँ पे जो इंक्रीज्ड वैल्यू होगी वो यूज होगी प्लस प्लस m के केस में। सो द वैल्यू विल बी 11 एंड देन n प्लस प्लस। तो पहले इसकी वैल्यू इसको असाइन हो जाएगी, फिर इसको कैलकुलेट करने में यूज हो जाएगी, फिर ये इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी m की वैल्यू क्या हो गई 11 और n की वैल्यू यहाँ जो यूज होगी वो क्या होगी 15 x को कैलकुलेट करने में। सो x क्या हो जाएगा 26। अब आपकी m की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 और n की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो जाएगी, सो दैट विल बी 16, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज x इज इक्वल्स टू 26, m इज इक्वल्स टू 11 एंड n इज इक्वल्स टू 16। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस अ वैल्यू 10 इफ x इज 9.7। तो अगर 9.7 है, फ्लोर क्या वैल्यू देगा आपको 9, एब्सोल्यूट क्या देते हैं, जो अगर नेगेटिव वैल्यू दे रखी होगी हमने तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज वही वैल्यू दे देगा जो भी आपकी है, और log x, उसके बाद आपके पास है सील x। तो सील क्या करेगा, ऊपर की वैल्यू देगा, सील मीन्स छत, तो वो क्या देगा आपको ऊपर की वैल्यू देगा, तो सील आपको रिटर्न करेगा 10। सो द करेक्ट आंसर इज 10। नेक्स्ट वी हैव द मेजर गोल ऑफ इनहेरिटेंस इन C++ इज to facilitate the conversion of data types, to help modular programming, to extend the capabilities of a class, to hide the details of base class। तो मेजर गोल क्या रहता है इनहेरिटेंस का, टू एक्सटेंड द कैपेबिलिटीज ऑफ अ क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मेन गोल होता है कि हम कैपेबिलिटीज जो हैं क्लास की उससे एक्सटेंड कर पाए। नेक्स्ट वी हैव दिस इज क्लास डेफिनेशन, क्लास ए देन क्लास बी इन विच वी आर इनहेरिटिंग क्लास ए, ठीक है, प्रोटेक्टेड मोड में। तो इससे क्या होगा, जब भी हम कंपाइल करेंगे, विल नॉट कंपाइल बिकॉज क्लास बॉडी ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड, विल नॉट कंपाइल बिकॉज क्लास बॉडी ऑफ बी इज नॉट डिफाइंड, विल नॉट कंपाइल बिकॉज क्लास ए इज नॉट पब्लिक इनहेरिटेड, विल कंपाइल सक्सेसफुली। सो इसका आंसर आप करेगा विल कंपाइल सक्सेसफुली। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर क्लास को डिफाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है। So next we have what will be the output of the following program, int main and int x, y is equals to 10, z is equals to 10, x is equals to y is equals to z, and then cout is x, return 0.
तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या है 10, z की वैल्यू क्या है 10। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, असाइनमेंट नहीं है, दिस इज क्या है, चेक कर रहा है, इक्वल्स टू मीन्स वहाँ पे वो क्या कर रहा है, चेक कर रहा है वेदर दीज टू वैल्यूज आर इक्वल और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करके आपकी दोनों वैल्यूज़ क्या है, इक्वल, तो ये क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या रिटर्न करेगा, 1। चेक अगर इक्वल होगा तो 1, अदरवाइज 0। ठीक है, तो इक्वल है तो 1 रिटर्न किया, x के पास क्या आ गया, 1। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1। नेक्स्ट वी हैव what is the error in the following code, class T virtual void print. Then we have no error, function print should be declared as static, function print should be defined, class T should contain data members. वर्चुअल फंक्शन है तो इसमें यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि हम किसी भी फंक्शन को स्टैटिक डिक्लेयर करना है, डिफाइन करना ज़रूरी है, या उसमें डाटा मेंबर्स क्लास में होने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो इस तरह का कुछ नहीं होता है, तो इसमें क्या होगा आपका, नो एरर। नेक्स्ट वी हैव वॉइड मेन फ्लोट एक्स इज इक्वल्स टू फ्लोट 9/2 सी आउट एक्स। तो देखिए यहाँ पे हम 9/2 लिख रहे हैं, तो उसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टाइप कास्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 4.5 आया तो उसे हमने रिसीव कर लिया, और एक्स भी क्या है आपका फ्लोटिंग टाइप है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 4.5। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशंस आर इलीगल, void star ptr, character star str is equals to hello, character str is equals to hello, and const in star int p1। तो इसमें से कौन सी इलीगल है वो बताना है आपने। ठीक है, तो वॉइड स्टार ptr आपका चलेगा, कैरेक्टर स्टार str इज इक्वल टू हेलो भी चलेगा, कॉन्स्ट स्टार इंट p1 भी चलेगा, लेकिन अगर हम इस तरह से दे रहे हैं वो नहीं चलेगा। ठीक है, या तो हम एरे लें या पॉइंटर वेरिएबल लें, उसी में ही हम एक स्ट्रिंग एंटर करा सकते हैं। Which of the following ways are legal to access the class data member using this pointer? This dot x star बाहर आ गया आपका ब्रैकेट में this dot x और स्टार this dot x। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, जो प्रेफरेंस है, प्रेसिडेंस है, उस पर फर्क पड़ेगा जहाँ पे भी हम ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, डी, दैट इज स्टार दिस, जो भी पॉइंटर है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्या आ गया, डॉट एक्स। ठीक है, तो ये एक पॉइंटर का एड्रेस है, तो ये उसे रिटर्न कर देगा, और फिर डॉट एक्स पॉइंटर डॉट जो भी ऑब्जेक्ट डॉट एक्स जिस तरह से हम यूज़ करते हैं उसी तरह से फिर यूज़ हो जाएगा। ओवरलोडिंग अ पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर बाय मीन्स ऑफ अ मेंबर फंक्शन टेक्स नो आर्ग्यूमेंट, 1 आर्ग्यूमेंट, 2 आर्ग्यूमेंट्स, 3 आर्ग्यूमेंट्स। तो अगर हमने ओवरलोड करना है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर को तो मेंबर फंक्शन की हेल्प से, ठीक है, तो वो क्या लेगा, नो आर्ग्यूमेंट, क्योंकि वो किस तरह का ऑपरेटर है आपका, यूनरी ऑपरेटर है। अगर यूनरी ऑपरेटर है और मेंबर फंक्शन की हेल्प से कर रहे हैं तो वो क्या लेगा, 0 आर्ग्यूमेंट। ठीक है, 0 आर्ग्यूमेंट लेगा। अगर बाइनरी ऑपरेटर है, लाइक प्लस है, माइनस है, जिसमें भी आपके 2 ऑपरेंड्स यूज हो रहे हैं, वो कितने लेंगे आर्ग्यूमेंट्स, 1 आर्ग्यूमेंट, अगर मेंबर फंक्शन की हेल्प से कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से अगर आप करते हैं तो यूनरी के केस में 1 आर्ग्यूमेंट रिसीव होगा, और बाइनरी के केस में वो कितने आर्ग्यूमेंट रिसीव करेंगे, 2 आर्ग्यूमेंट्स रिसीव करेंगे, क्योंकि उसमें आपका वो फ्रेंड फंक्शन है, उस क्लास का फंक्शन नहीं है। उस क्लास के फंक्शन के केस में एक जो है वो इम्प्लिसिटली आपका चला जाता है, पास हो जाता है। Which of the following statement is valid? We can create new C++ operators. We can change the precedence of C++ operators. We can change the associativity of C++ operators. We cannot change operator templates. So you have to tell which statement is valid. Next we have, if a base class destructor is not virtual, then it cannot have a function body. It cannot be called. It cannot be called when accessed from pointer. Destructor in derived class cannot be called when accessed through a pointer to the base class. So the correct option is D. जो हमारे कंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो वर्चुअल नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे डिस्ट्रक्टर्स होते हैं वो वर्चुअल हमारे पॉसिबल हैं। ठीक है, तो अगर वर्चुअल हम नहीं बनाएंगे बेस क्लास के डिस्ट्रक्टर को, तो हमारा डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा जब भी हम उसे एक्सेस करेंगे बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू। तो ये आपके थे कुछ MCQs रिलेटेड टू C++। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकती हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग।